नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार मिश्रा है। मैं अयोध्या ज़िले का रहने वाला हूँ। यूजीसी द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा जो दिसंबर 2020 और जून 2021 का सम्मिलित सेशन था, उसमें मेरा चयन जेआरएफ में हुआ है। मेरा परसेंटाइल स्कोर 99.94 है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने अनुभवों को, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल किए, अपनी पुस्तकें और स्ट्रेटजीज़ को शेयर करता हूं। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपनी बातें आपके समक्ष रख सकूं। नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मुझे कहीं से मिला है तो वो मेरा परिवार है। मेरे पिताजी शिक्षक थे, उनका अपना स्कूल था, तो प्रारंभिक शिक्षा स्कूल से ही हुई है। इसके बाद मैं 2010 में इलाहाबाद आया। यहाँ पे बड़े भाई तैयारी करते थे हिंदी से, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से ही थे, नेट थे, और उनका सिलेक्शन बाद में टीजीटी में हुआ। तो लगभग जो हिंदी की यात्रा रही है वो उन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। हिंदी की लगभग चीज़ें, जो आरंभिक चीज़ें हैं, मैंने उन्हीं से सीखी हैं। 2013 में मैंने बीएससी में इनरोल किया, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में। 16 में मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ। पर साहित्य की तरफ ज़्यादा रुचि होने के कारण मैंने अपना प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिया, हिंदी विषय से। यहाँ पर मैंने क्लासेस की और सीनियर्स का बहुत ही ज़्यादा सहयोग और सानिध्य रहा, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। नेट की परीक्षा का पहले हम प्रारूप समझ लेते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। आपकी परीक्षा 3 घंटे की होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र 50 प्रश्नों का होगा और 100 नंबर का। इसमें 10 यूनिट्स होती हैं, जिनसे 5-5 क्वेश्चन पर यूनिट से आता है। और दूसरा प्रश्न पत्र वो होगा जो आपका विषय होगा। विषय से 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 200 नंबर का। टोटल परीक्षा आपकी 300 नंबर की होती है। 150 प्रश्न, 300 नंबर। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो तैयारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा डर रहता है वो पेपर 1 का होता है, क्योंकि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं। यूनिट्स में डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। सोर्सेज की दिक्कत रहती है कि कहाँ से पढ़ा जाए, कहाँ से ना पढ़ा जाए, क्योंकि रिसर्च के टॉपिक हैं, टीचिंग के टॉपिक हैं, कम्युनिकेशन संप्रेषण के टॉपिक्स हैं और लॉजिकल एप्टीट्यूड भी है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच्चों को ये समस्या रहती है कि इन चीज़ों का सोर्स क्या हो, कहाँ से पढ़ा जाए। तो पहले हम पेपर 1 ही समझ लेते हैं। पेपर 1 की तैयारी के दौरान मैंने जो किया, और पूरी तैयारी के दौरान मैंने जो किया, उसके लिए सबसे 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का मतलब ये है कि पेपर 1 में जो आपके 10 टॉपिक हैं, जिनसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको पता होने चाहिए कि हमारे ये टॉपिक्स हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है प्रेफरेंस। आप किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दे के पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं 3 टॉपिक आपको बताता हूँ। एक रिसर्च है, एक कम्युनिकेशन है, संप्रेषण जिसको कहते हैं, और एक टीचिंग है। जब से यूजीसी की परीक्षा एनटीए करा रहा है, तब से इनमें इतना ज़्यादा डाइवर्जन आ चुका है, इतना ज़्यादा डाइवर्स तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है कि आप एक सोर्सेज पे डिपेंड नहीं रह सकते कि नहीं मुझे यही पढ़ना है, कि मुझे केवीएस मदान पढ़ लेना है और मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसमें आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये करनी चाहिए कि कहाँ से सिलेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं। अगर आप 4 टॉपिक को छोड़ दें, कम्युनिकेशन संप्रेषण वाला टॉपिक, रिसर्च, टीचिंग और तर्क एक टॉपिक होता है, अगर आप इन चारों को छोड़ दें तो जो 6 टॉपिक बचते हैं, आप देखते हैं कि सबसे अच्छा है उसमें गद्यांश। गद्यांश के 5 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो प्रैक्टिस है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें गद्यांश की, तो आप 5 से 5 क्वेश्चन उसके सही कर सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ वाला जो पोर्शन है वो एकदम बेसिक है। वहाँ से आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को देखते रहना है और आप वहाँ से कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बुक्स के रेफरेंस बताता हूँ। अगर आप चाहें तो दृष्टि की पेपर 1 की किताब आती है, या केवीएस मदान की किताब आती है। दोनों में से एक, आप दोनों मत पढ़िए, अपनी चीज़ों को बढ़ाइए मत। आप दोनों में से कोई एक भी पुस्तक, जो भी आपको ठीक लगे, मैं प्रेफर करता हूँ दृष्टि को। इसके अलावा एक यूट्यूब पे चैनल है, कुमार भरत सर हैं, वहाँ से आप चीज़ों को, अगर आपकी थोड़ी बेसिक कमज़ोर है तो आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा पेपर 1 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा करनी है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कभी मॉक टेस्ट की मत करिए, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी आपकी है कि आपके इतने ज़्यादा पेपर्स हुए हैं। जब से एनटीए करा रहा है, लगभग 2 सेशन के पेपर होते हैं, 2 सेशन, और एक सेशन में लगभग 2 टाइम का पेपर होता। तो आप समझिए 1 साल में आप 4 पेपर कर रहे हैं। तो आप किसी मॉक टेस्ट से
करने से बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर लें। प्रारंभ में मैंने जैसे बताया कि आपको 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ थी आपको सिलेबस मैंने बताया था। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप कुछ भी पढ़िए या ना पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने अवश्य होना चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन का हो जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर उसके सॉल्यूशंस दिए हों, किसी भी पब्लिकेशन यूथ का आता है या किसी का भी ले लें, वो आपके सामने होना चाहिए और आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि आप 3-4 चीज़ों में जो डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ की चीज़ें थोड़ा कम पढ़ के जहाँ पे एक्यूरेट यहीं से क्वेश्चन आते हैं उसको आप उठा सकते हैं, जो 6 टॉपिक्स हैं। अब सबसे ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि हम कितने क्वेश्चंस पे हम जेआरएफ के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। क्योंकि 3 चीज़ों में ज़रूरी ये है कि आपका टारगेट क्या है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप ये 3 चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो हम अपना एक बार टारगेट समझ लेते हैं क्या है। टारगेट हमारा ये होना चाहिए, हम अगर पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं एनटीए की उनके कट ऑफ पे विचार करें तो देखते हैं कि लगभग 70% मतलब 105 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप जनरल में जेआरएफ के लिए क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। इससे ज़्यादा की कट ऑफ लगभग अभी तक तो नहीं है और ना ही उम्मीद होती है कि इससे ज़्यादा होगा। तो अगर आपको 70% अंक पाने हैं यानी कि 105 क्वेश्चन में आप पहले डिवाइड कर लीजिए कि आप कहाँ से कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरा अपना अनुभव ये था कि मैंने कोशिश किया था कि 75 to 80, 75 एक नॉर्मल स्कोर हिंदी में किया जा सकता है पेपर सेकंड पे, तो 75 अगर आप वहाँ कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन पेपर 1 में कर रहे हैं तो आप लगभग जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब 30 क्वेश्चन पेपर 1 में करने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम अपने 4 टॉपिक छोड़ दें तो ये जो 6 टॉपिक बचते हैं अगर हम इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, बहुत अच्छे से, सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे है कि आप कितने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो लगभग 30 में से 22 से 24 क्वेश्चन आप आराम से सही करने की स्थिति में होंगे। अब जो आपका 6 क्वेश्चन का और अप्रोच है उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाएं। जैसे जो टीचिंग है वो आपको 1 दिन 2 दिन में नहीं आ सकती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जैसे टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन वाला या तर्क वाला जो पोर्शन है, इसमें सबसे ज़रूरी स्ट्रेटजी जो काम करती है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपका क्या ऑप्शन सही है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से ऑप्शन गलत है, यानी कि एलिमिनेशन टाइप। आप अगर एलिमिनेशन करना सीख रहे हैं तो लगभग 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन मिनिमम। तो आप जोड़ लेंगे तो लगभग 32-33 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और ये आपके लिए पर्याप्त है जेआरएफ होने के लिए। पेपर 1 के लिए मैं फिर से भी बताता हूँ कि दृष्टि या केबीएस मैदान पुस्तक में से कोई एक चीज़ जहाँ से आप रिसर्च ये सब चीज़ें पढ़ सकें, और वीडियोज़ लेक्चर जो हैं वो आप भारत सर के देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी काम करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहने हैं रोज़। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑफलाइन तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा ऑनलाइन देनी है। तो आप कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टेस्ट कराता हो, मॉक टेस्ट तो कराता ही है पर प्रीवियस ईयर उसमें सबसे ज़रूरी है। तो एक टेक्स्ट बुक करके ऐप है, आप उसका सब्सक्रिप्शन लेके उस पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप घर पे अगर प्रैक्टिस कंप्यूटर पे या ऑनलाइन नहीं करके गए हैं तो वहाँ आपको एक बार इंटरफेस झेलने में समस्या आ सकती है। तो आप कोशिश करिए कि आप मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करें जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता हो। लेकिन प्रेफरेंस में रखिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार करने हैं। पेपर 1 में आपको सिर्फ ये समझना है कि चीज़ों को एलिमिनेट कैसे किया जाए। आप जब से देखेंगे एनटीए पेपर करा रहा है तो आप रिसर्च में एकदम ऐसे नहीं कंफर्म हो सकते कि नहीं ये वाला टॉपिक मैं कर लूँगा तो ये आ ही जाएगा। आपको करना ये पड़ेगा कि चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको करना ये पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं कैसे इन क्वेश्चंस को ज़्यादा सही कर सकता हूँ। अगर आप इन 4 यूनिट्स में जो रिसर्च है और टीचिंग है, तर्क वाला पोर्शन है और कम्युनिकेशन, अगर आप इन चारों में ये स्ट्रेटजी लगाते हैं कि आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो बचे 6 हैं अगर आप उनको भरत सर के लेक्चर से या केबीएस मैदान या दृष्टि की बुक से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप 32 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं, 32-33 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ये होना चाहिए ना कि एलिमिनेट कितने अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ, और ये चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आएगी प्रैक्टिस से आपके। तो
आप कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा करें, मॉक टेस्ट पे कम डिपेंड रहें। प्रीवियस ईयर जितनी बार हो सके, क्योंकि आप जितनी बार प्रीवियस ईयर करेंगे आप यूजीसी के पैटर्न को समझेंगे। इसके बाद आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 आपका हिंदी साहित्य है। फिर से आपको बताता हूँ, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हिंदी में तो सिलेबस इसलिए भी पता होना चाहिए कि जब आप पेपर का पैटर्न देखेंगे आप अपने पेपर का, तो आप देखेंगे कि कई लोग कहते हैं कि कहीं से भी डाइवर्स रचनाएँ पूछ ली जाती हैं, इस चीज़ को कैसे पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पेपर 2 में जो लास्ट की 6 यूनिट्स हैं, जिनमें आपकी कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास और अन्य गद्य की विधाएँ ये शामिल है। आप उनमें जो आपके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको स्पेशली जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो लेखक और उनकी जो विधाएँ शामिल की गई हैं, हमको उन पे बेसिकली ध्यान देना है। आप सभी लेखकों को हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ सकते, तो आपको कोशिश ये करना है कि पेपर 2 में जो लेखक स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे मान लीजिए क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। तो आप जब भी कहीं गद्य की विधा, निबंध की विधा कहीं भी पढ़ें, पद्य की विधा, तो आप उनको स्पेशली पढ़ें कि हाँ हरिवंश राय बच्चन की रचना ये हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए। अच्छी बुक है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की एक बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और मैंने जो अपनी पढ़ाई करी, मैंने दृष्टि की हिंदी की एक बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस पर ही डिपेंड रहा हूँ। उसका कारण है, आप अगर कभी भी दृष्टि की बुक को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कमोबेश वो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक है उनसे ही बनाई गई है। तो फ़ायदा ये होता है दृष्टि की बुक में कि जो आपका पेपर सेकंड के लास्ट 6 यूनिट्स हैं, जिनमें कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास ये सब हैं, इनमें आपको अगर आप दृष्टि नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत ये होगी कि आप सारे टेक्स्ट को खोजेंगे, सारे टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उनकी आलोचनाएं, उनकी समीक्षाएं, ये सब करने में आप, अगर आपके पास समय कम है तो आप चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बेसिक थोड़ा भी कमज़ोर है तो आप कोशिश करिए कि हिंदी का सरल इतिहास नाम से एक पुस्तक आती है विश्वनाथ तिवारी की, आप कोशिश करिए कि पहले वो पढ़ लें। लेकिन चूंकि आप एमए कर चुके हैं, आपका बेसिक्स क्लियर ही होना चाहिए, आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पुस्तक को छोड़ भी सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें और भी हैं जिनको, जैसे रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो सबसे आधारभूत पुस्तक है, नेट के लिए सबसे आधारभूत पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दृष्टि की किताब में क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख उद्धरण हैं उनको वहाँ पे कोट कर दिया गया। तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ते रहिए, और या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप दृष्टि से उसको हाईलाइट या अपनी नोट्स में बना सकते हैं, जो भी आपके लिए पर्याप्त हो, आप दोनों में से कर सकते हैं। तो पुस्तक हो गई। इसके बाद थोड़ा इसकी स्ट्रेटजी जान लेते हैं। आप क्वेश्चंस देखिए, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। फिर से आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप जब भी इतिहास पढ़िए, आपको घटनाक्रम की जानकारी, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे आवश्यक ये है कि कौन सा काल पहले आया, ये सब तो आपको पता ही है। कौन से कवि पहले आए, कौन से लेखक पहले आए। आप देखते हैं कि जब आप क्वेश्चन हिंदी में करते हैं, आप अगर चाहें तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न रचनाओं को या रचनाकारों को क्रम से लगाइए। आपको इसकी समझ आवश्यक है कि कौन पहले है, कौन बाद में है। आप इससे क्वेश्चंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका जो हिंदी में लगभग 75 क्वेश्चन करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जो निबंध, जो नाटक, जो आलोचनाएँ, जो उपन्यास आपके सिलेबस में रखी हुई हैं यूनिट 2 में, उसमें आप कोशिश करिए कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो तो सिर्फ उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जोर दे के पढ़ें। जैसे आपके सिलेबस में अगर प्रेमचंद का गोदान है तो आप कोशिश करिए कि प्रेमचंद से संबंधित जो भी अन्य रचनाएं हैं आप उसको पढ़िए। आपके सिलेबस में जयशंकर प्रसाद हैं, आप जयशंकर प्रसाद को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए सर्वेश्वर दयाल को पढ़ने के बजाय, हालांकि आपके सिलेबस में वो भी हैं। तो कोशिश करिए कि आप सबसे ज़्यादा उन्हीं रचनाओं पे ध्यान दें, उन्हीं लेखकों पे ध्यान दें जो आपके सिलेबस में है। अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से याद करके जाते हैं, आप विश्वास मानिए कि आप 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे से ऐसे ही अटेम्प्ट कर देंगे, अगर आपको पूरा सिलेबस और उनकी लेखक और उनकी रचनाओं की अच्छे से जानकारी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग नहीं है। आपका
जो टारगेट है वो 75 टू 80 क्वेश्चंस है। गद्यांश के क्वेश्चन आपके नहीं गलत होने चाहिए, वो प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें कि कौन से चीज़ें हटाई जा सकती हैं विकल्पों में से, कि कम से कम ये आपको पता हो कि हाँ ये तो नहीं है। इसके बाद आप चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोशिश करिए कि लगभग क्वेश्चंस को पूरा कर पाएँ। और अगर आपको समय की समस्या हो रही है वहाँ पे जाने के बाद, कई बच्चे बताते हैं कि उनको समय पूरा नहीं पड़ता है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप ऑनलाइन घर पे सबसे ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप घर पे ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप वहाँ उतनी ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे कि हाँ आपका क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। तो परीक्षा के तैयारी के दौरान अनुभवों की यही यात्रा रही है जिसको मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से व्यक्त किया है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इन अनुभवों को अपनी परीक्षा में तैयारी के दौरान सम्मिलित करेंगे और उससे लाभ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।